नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आज हम फोकस हिमाचल की टीम के साथ पहुंचे हैं एक सोलन की एक ऐसी शख्सियत के निवास पे जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हैं। एक भाषा को लेकर, एक विद्या को लेकर और एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के क्षेत्र में, वो भी संस्कृत भाषा में उन्होंने जो काम किया, ऐसा काम हिमाचल में बिरले लोग ही कर पाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर मनसाराम शर्मा अरुण की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृत के उत्थान और उसके विकास के लिए समर्पित कर दिया। प्रोफेसर अरुण, आपका बहुत स्वागत है फोकस हिमाचल के इस स्पेशल एपिसोड में। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने संस्कृत के लिए जो काम किया वो लोगों में पहचान कैसे बनी आपकी, उसको लेके? संस्कृत भाषा जो है मेरे कुल की भाषा है। पिताजी, दादाजी इत्यादि संस्कृत भाषा का बराबर, और ये बिलासपुर में है। पेड़ भी नामक गांव है। प्रथम रवेन इसका शुद्ध नाम है, पुराना। बस इतना काफ़ी है परिचय। प्रोफेसर अरुण अपनी ज़िंदगी के पूरे 9 दशक संस्कृत के या कहें शिक्षा के उत्थान के लिए दे चुके हैं। 90 साल से ऊपर उनकी आयु है और सबसे अचरज की बात, हैरत की बात है कि आज की तारीख में भी प्रोफेसर अरुण अखबार जैसी किताबें, अखबार, ये सब कुछ बिना चश्मा लगाए पढ़ सकते हैं। और अभी जब हम लोगों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने स्वयं दरवाज़ा खोला और हमारा परिचय लेने के बाद में जिस आत्मीयता से मिले, और उसके लिए ये बात ज़रूरी कही जानी चाहिए कि 90 साल से अधिक की आयु के एक व्यक्ति आज भी उतने ही सक्रिय हैं अपने दैनिक जीवन में जितने 50 साल या 60 साल की आयु में वो थे। उनके साथ उनकी पौत्री ख्याति शर्मा हमारे साथ बैठी हैं। ख्याति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी जो अपने दैनिक क्रियाकलाप में स्वयं करते हैं या आपकी मदद लेते हैं, परिवार की मदद लेते हैं? ऑलमोस्ट आधे ज़्यादा टाइम वो खुद ही कर लेते हैं, बट कभी कभी जब उनको थोड़ी मदद चाहिए होती है तो हम करते हैं। नहीं, ऐसे तो ये बहुत सुपर एक्टिव है। अच्छा जी। तो जो मैंने कहा कि वो एक्टिव हैं, वास्तव में ये बात आपने भी तस्दीक कर दी कि वास्तव में एक्टिव हैं। अच्छा ख्याति, संस्कृत को लेके प्रोफेसर शर्मा की, आपके दादाजी की काफ़ी रुचि है। आप लोगों में वो रुचि आई क्या? अब जैसे जैसे टाइम आगे मतलब मॉडर्न हो जा रहा है तो उसमें मतलब हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि संस्कृत को इतना वो प्रेफरेंस नहीं मिलता। तो जैसे हम स्कूल में भी इतना इन्वॉल्व हो जाते थे और घर वाले भी सब अपने कामों में इतना फिक्स थे, तो इतना हमने वो नहीं किया, बट हम अपनी साइड से थोड़ा थोड़ा वो देते हैं। अच्छा, मम्मी आपकी जॉब करती हैं मुझे लगता है। कहाँ जॉब करते हैं? वो टीचर है, लेक्चरर मैथ्स के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन। पुत्रवधू प्रोफेसर अरुण मैथ्स की टीचर हैं, अध्यापिका हैं। पूरा परिवार आपका ये पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार आपने कहीं ना कहीं उनको ऐसे दिए हैं जिससे वो उनकी रुचि पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में है। आपने प्रोफेसर अरुण, जब आप एनसीईआरटी में हुआ करते थे तो संस्कृत के उत्थान के लिए जो बालक हुआ करते थे, बालिकाएं हुआ करती थी जो संस्कृत में रुचि रखते थे, आप उनको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया करते थे छात्रवृत्ति के रूप में? सहायता कर देता था मैं उनकी, समय समय पर सहायता होती रही है। परंतु छात्र तो अपने पुत्र के समान होते हैं, तो ये सहायता नहीं मानी जाती है। पुत्र की तरह, संतान की तरह। अच्छा। हाँ, इस तरह ये भी आपका बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनको उत्थान के लिए काम किया, लेकिन वो कोई सहायता नहीं थी। तो ऐसे बहुत से बच्चे रहे होंगे
कहीं किसी बालक का, किसी बालिका का, किसी अध्यापक का कहीं आपको ऐसा कुछ स्मरण आता है कि आपने देखा हो कि संस्कृत में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, कुछ किया? हाँ, वैसे है तो कई है, पर इस समय अब जब छात्र होते हैं ज़्यादा तो उनका नाम ज़्यादा नहीं आते अपने मन। आपको अपना वो समय भी याद है कि जब आप कुछ बच्चे संस्कृत के कुछ अच्छा शब्दों का उच्चारण कर लेते थे तो आप उनको मिठाई की दुकान में ले जाके बहुत सी मिठाइयाँ खिलाया करते थे? हाँ, उच्चारण के, संस्कृत के उच्चारण के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है कि शुद्ध उच्चारण हो, और संस्कृत का शुद्ध उच्चारण एक टेढ़ी खीर है। हाँ, तो इसको करने के लिए काफ़ी परिश्रम हुआ है और छात्र मेरी सहायता करते रहे हैं इसमें। ये आपका कहना है कि छात्र आपको शब्दों के उच्चारण में जो आप काम कर रहे थे अच्छे उच्चारण के लिए, छात्र आपकी सहायता कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल आप उनकी सहायता कर रहे थे, आप उनको एक एक शब्द का उच्चारण सिखा रहे थे। प्रोफेसर साहब, आपने संस्कृत को आसान बनाने के लिए, आम जनता की भाषा बनाने के लिए कोई 4 शब्दों को खोज की थी और आपका ये कहना था कि अगर इन 4 शब्दों का अच्छा इस्तेमाल हो जाए, लोग करने लगे, तो संस्कृत उनके लिए आसान हो जाएगी। वो 4 शब्दों के बारे में बताएं। एक पहला शब्द स है, स के आगे विसर्ग है। दूसरा शब्द त्वम है। तीसरा शब्द अहम है और करोति अगला शब्द। हाँ, बस इसे संस्कृत आ जाती है। जैसे करोति थोड़ा सा बदलता रहता है, बाकी इनके साथ बदलता रहता है। स करोति होगा और त्वम करोषि हो जाएगा, अहम करोमि हो जाएगा, और फिर ये सबके साथ आगे जो मैंने बताया एक चौथा शब्द। हाँ, तो वो लग करके संस्कृत 5 मिनट क्या 10 मिनट में, अच्छा यदि कोई समझने वाला हो तो 10 मिनट में वह संस्कृत प्रारंभ रूप में सीख लेता है। और कहते हैं संस्कृत बड़ी कठिन है, पर कठिन नहीं। तो इससे सरल और क्या हो सकता है कि 5 शब्दों से संस्कृत आ जाती है। प्रोफेसर साहब का दावा है कि 4 शब्द सह, त्वम, अहम और करोति, अगर इन 4 शब्दों को हम सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, करोति थोड़ा अलग अलग जब आएगा भाव में तो उसका अर्थ बदलता जाएगा, और बाकी 3 शब्द स्थायी रहेंगे और 5 मिनट में आप संस्कृत को सीख सकते हैं। इसके अलावा 13 और शब्दों का भी आपने खोज की थी, उनके बारे में भी बताएं। वो इस समय तो जरा कर उसमें होगा थोड़ा सा, बाकी आप ये जो 4 शब्दों की बात की ना, उसको जिस विद्वत्ता से आपने और शीघ्रता से आपने वो मुझे बताया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये विद्यार्थी मेरे पास होता तो ये तो PhD हो करके 6 दिन में PhD हो करके नाम कमाता। तो अगली मिठाई मेरी ड्यू है। मिठाई के आपके लिए सब कुछ है। आपने देवांगना नाम का एक उपन्यास भी लिखा हिंदी में और खूब चर्चित रहा। इसके अलावा आपने बहुत सी और पुस्तकें भी लिखी हैं। चूँकि उम्र का तकाजा है और हमारी भी एक बाध्यता है कि हम थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए, अपने पाठकों के लिए कुछ जानकारियाँ उनसे जितनी भी ज़्यादा हो सकती हैं हासिल कर सकें। तो थोड़ी सी आपकी जो पुस्तकें हैं, अगर उनके बारे में कुछ स्मरण हो तो ज़रूर बताएं। देवांगना है, वो देवांगना वैसे प्राइज भी है, इसको हाईएस्ट प्राइज मिला है उसमें। बाकी इतने ही पर्याप्त होगा और क्या है, की है। प्रोफेसर साहब, कितने समय हो गया कि आपने पुस्तकों का पढ़ना या अध्ययन बंद किया है? वैसे अब बंद ही है। कितने
कितने साल हो गए होंगे? साल नहीं, अब तो अभी तक तो किताबें चलती है। अच्छा। हाँ, देख लेता हूँ कभी कभी। जी जी। तो वैसे तो ऐसे 1-2 साल तो हो ही गए। जी जी जी। हाँ, वैसे इतना। मेरी जानकारी में यही आया, जो उनके पुराने मित्रों से मैंने इस इंटरव्यू से पहले चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि आप जाओगे तो बड़े बड़े ग्रंथों के ढेरों के बीच में आपको प्रोफेसर अरुण मिलेंगे, लेकिन चूँकि उम्र काफ़ी हो गई है और इस समय प्रोफेसर अरुण किताबों से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। ये अलग विषय है कि उनका रुचि जो है वो पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा है। उन्होंने हमें बताया कि वे बिना चश्मे के अखबार वगैरह की अध्ययन कर लेते हैं ताकि आसपास की घटनाओं से और दुनिया समाज से जुड़े रहें। प्रोफेसर अरुण, संस्कृत के लिए कोई सपना होगा आपका? कहाँ देखना चाहते हैं संस्कृत को? वैसे यदि आप किताबें देखना चाहते हैं तो अभी देख करके इस कमरे में खोलिए, आपको वो पता लग जाएगा आपको। मतलब अलमारी में रखी हुई है। और बाकी तो क्या पूछते हैं आप? मैं कह रहा था कि संस्कृत को किस स्थान पे देखने का सपना है आपका? संस्कृत तो भारतवर्ष की मूल भाषा है। वैदिक, पहले वैदिक रूप में थी ये, उसको वैदिक संस्कृत कहते थे। अब लौकिक संस्कृत है। ये आजकल जो हम बोलते हैं वो लौकिक संस्कृत कहलाती है। वेदों के शब्द इसमें कम आते हैं और आगे जैसे विकास होता गया भाषा में वो शब्द आगे अब है इसमें। ये लौकिक संस्कृत है, पुरानी वैदिक संस्कृत। ख्याति कितना गौरवान्वित करती हैं कि आप प्रोफेसर अरुण की पौत्री हैं? जब मैं इनको देखती हूँ कि ये मतलब पहले भी मतलब अभी भी ऐसे ही हैं कि बहुत सारी किताबों के बीच में ही पड़े रहते हैं और मतलब हर टाइम किताबें ही पढ़ते रहते हैं, तो मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन फील होती है कि मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए। और इनको मैं मतलब ऐसे देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगता है कि अभी भी ये इतना पढ़ते हैं और इतना काम करते हैं, उसके लिए तो अच्छा फील होता है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? आगे क्या ख्वाब है आपका अभी अपने जीवन? मैं अभी आर्किटेक्चर ये थे प्रोफेसर अरुण, जो उम्र के उस मुकाम पे हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपना जो समय, कीमती समय हमें दिया। स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने जो समय हमें दिया उसके लिए हम उनके आभारी हैं और फोकस हिमाचल उनका कृतज्ञ रहेगा। धन्यवाद।